हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का रैपिड रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं। एवरेज रेट अगर लिखना है तो मैं लिखूंगी रेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन के अंदर कॉन्स्टेंटली कम होता जाएगा, वहीं से हम प्रोग्रेस इंडिकेट कर सकते हैं रिएक्शन की, डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, जब मैं एक पर्टिकुलर मोमेंट पे लिख रही हूँ और वो हमें पता है एम डी डिफ्रेंशिएशन से लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस डी आर बाई डी टी आ गया, यानी कि माइनस क्यों यूज़ किया, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट के साथ मैंने प्लस यूज़ किया क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा है विद टाइम। यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड आपका टाइम से आया, ये कंसनट्रेशन से आया। कंसनट्रेशन यहाँ पे मोलारिटी में होनी चाहिए। एंड देन अगर मैं बात करूँ गैसेस की, तो गैसेस में हम रेट को प्रेशर के टर्म्स में भी लिख देते हैं, प्रेशर बाय टाइम, यानी चेंज इन द प्रेशर पर टाइम। तो फिर हमारा यूनिट ATM पर सेकेंड हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, इस पर भी बोर्ड्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, हमने देखा। टेम्परेचर पे भी करता है। टेम्परेचर पे कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। कैटलिस्ट पे भी करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी करता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में फ़र्क। ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑर्डर बेसिकली क्या है, जो रेट लॉ के अंदर पावर्स का सम होता है वो ऑर्डर होता है, और मॉलिक्यूलैरिटी जो लॉ ऑफ मास एक्शन में पावर्स का सम होता है वो आपका मॉलिक्यूलैरिटी होती है। मॉलिक्यूलैरिटी आपकी थ्योरेटिकल होती है, बेसिकली जो आपके इस तरीके से ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे आपका A प्लस बी जो है वो आपका मॉलिक्यूलैरिटी है, जबकि ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंटल होता है। वो A और B के बराबर भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो होगा। ये फ्रैक्शनल, ज़ीरो, होल नंबर तीनों हो सकता है ऑर्डर। रेट लो की अगर मैं बात कर रही हूँ तो रेट लो ना एक्चुअली जैसा हमें दिखता है लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा, आइडियली थ्योरेटिकली हम चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए था। तो रेट यूजुअली इक्वल हो जाए K कंसनट्रेशन ऑफ AB रेज टू द पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। बट ऐसा असल में होता नहीं है, क्योंकि हर एक जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती है। दैट इज़ वाई ऐसा नहीं होता है। असल में रेट लो फॉलो होता है एक्चुअल के अंदर। तो यहाँ पे आपकी पावर AB नहीं MN होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जो कि हमें करके ही पता चलता है कि क्या आने वाली है। और ये जो K है आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर M प्लस N की वैल्यू 0 आ रही है तो हम बोलते हैं 0 ऑर्डर है, 1 आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर है, और सेकेंड 2 आ रही है तो सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है। M की वैल्यू A के बराबर और B की वैल्यू N के बराबर भी हो सकती है, तब जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता क्या है। ये जो K है ये है क्या, इसकी अगर डेफिनेशन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, जब हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की 1 मोलर लेंगे हम, तो 1 हो जाएगा, तो आपका रेट उस टाइम पे जो रेट होगा दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है। इसके यूनिट आता है रेट कांस्टेंट का, नीट में भी पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो इसका आप सिंपली ये दोनों फॉर्मूलाज याद रख सकते हो। ये वाला ऊपर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन, पावर में 1 माइनस एन, L N-1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे जो भी ऑर्डर है, मान लो आपको 0 ऑर्डर के लिए निकालना है तो N की वैल्यू 0 पुट कर दो, अगर फर्स्ट के लिए निकालना है तो N की वैल्यू फर्स्ट, एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड। अच्छा, अब यूनिट्स यहाँ पे अगर मैं N0 पुट करती हूँ, यहाँ पे आप करके देख लो तो आपके पास आ जाएगा मोल L इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, है ना। तो ये आपका रेट और रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों के यूनिट्स सेम आ जाते हैं फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद ये ग्राफ्स हैं, जब मैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, मतलब कंसंट्रेशन चाहे मेरी जो भी है, मेरा रेट कांस्टेंट है, बट यहाँ पे जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाती जा रही हूँ रिएक्टेंट की, मेरा रेट बढ़ता जा रहा है, यानी कि आगे होता जा रहा है। तो ये आपका 0 ऑर्डर का है, ये कोई और अदर ऑर्डर का है, फर्स्ट सेकेंड कोई भी। इसके बाद आती है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस।
अच्छा, इनकी ना डेरिवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक सॉल्यूशंस चैप्टर में भी बताया था, उसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आई अल्फा की। अभी एक आर्हेनियस इक्वेशन आएगी, उसकी भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों डेरिवेशंस को और साथ में जो टॉप 30 क्वेश्चंस करने हैं, इनकी मैं साथ में एक वीडियो बनाऊंगी, जो इसके बाद ही आई विल अपलोड इट टुडे और टुमारो। तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करूँ तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका K होगा दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। आर नॉट यहाँ पे इनिशियल कंसनट्रेशन है और आर आपकी फाइनल कंसनट्रेशन है डिवाइडेड बाय टाइम। K आपका रेट कांस्टेंट है। और हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जितना टाइम लगता है रिएक्टेंट को हाफ होने में। यानी स्टार्टिंग में मेरा रिएक्टेंट आर था, तो जब वो आर बाय 2 हो गया, यानी रिएक्शन इतनी आगे बढ़ गई कि मेरा रिएक्टेंट आधा खत्म हो गया, उस टाइम में जो टाइम लगा वही हाफ लाइफ होता है रिएक्शन का। तो उसकी वैल्यू निकालनी आ सकती है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है क्वेश्चन, आर नोट बाय 2K हो जाती है। इसका ग्राफ भी प्लॉट करना आ सकता है, इस साइड कंसंट्रेशन इस साइड टाइम। ये आर नॉट को दिखाते हैं, उसकी स्लोप जो होती है वो नेगेटिव ऑफ द के होती है। ग्राफ दे के भी आपसे के की वैल्यू पूछी जा सकती है। फिर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपका आता है के की वैल्यू 2.303 बाई टी लोग आर नॉट बाय आर, और के की वैल्यू 0.693 बाय हाफ लाइफ। आप इसको सिंपली इधर कर लो, हाफ लाइफ की वैल्यू 0.693 बाय के होती है। आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड नहीं करती कि आपका रिएक्टेंट कितना है, यानी रिएक्टेंट कब आधा हो जाएगा वो डिपेंड नहीं करता कि रिएक्टेंट कितना है। वो डिपेंड सिर्फ इस पे करता है कि उसका रेट कांस्टेंट क्या है। इसका भी ग्राफ ऐसे है, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ आर, ये आर नॉट, इसकी स्लोप माइनस के आ जाती है। अब ये तो था थ्योरी, है ना। अब मैं बात करूँ अगर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं हमारे पास, तो क्वेश्चंस हमारे पास ना इसके अंदर कुछ इस तरीके के आते हैं। देखो टाइप 1 क्वेश्चंस जो आते हैं दैट इज़ 3 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स यू 2NH3, ऐसे आ गया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको किसी की कंसंट्रेशन दी होगी, किसी और की पूछी होगी, तो हमने यहाँ पे सिंपली इनको ऐसे इक्वेट करना है। मैंने आपको बताया था माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट्स डिसअपियर हो रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका टाइम, है ना। तो ये -1/3 आएगा यहाँ पर, ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 था ना, तो आपको रेसिप्रोकल करके याद से इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिखना ज़रूर है। सिमिलरली यहाँ पे तो 1 है तो -1/1 हो जाएगा, यहाँ पे +1/2। इनके जो आगे नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको बिल्कुल नहीं भूलना, इनको आपने एज इट इज़ रेसिप्रोकल करके यूज़ करना है इक्वेशन के अंदर। फिर सेकेंड आपके पास इनिशियल रेट लो मेथड से आ सकता है, आपको ऑर्डर पूछ सकते हैं ऐसे रिएक्शन और डेटा देकर। आपने कुछ नहीं करना, हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपने यहाँ पे लिख लेना डेटा को, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे सिंपली क्या किया, 6 × 10⁻³ यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पे ये 2 आया है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि हम रेट लो मेथड से कर रहे हैं। यहाँ पे m की वैल्यू हमें नहीं पता क्या होगी, 2 होनी ज़रूरी नहीं है। तो 6 × 10⁻³ लिखा मैंने यहाँ पे रेट, ये फॉर्मेशन ऑफ डी है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है के, और यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ mn, इस तरीके से मैंने सबके लिए लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं डिवाइड कर दूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और मैं n की वैल्यू सिंपली निकाल सकती हूँ। सिमिलरली मैंने इनको डिवाइड किया तो मैं यहाँ पर n वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और m की वैल्यू मैं ईजिली निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम m और n की वैल्यू निकाल कर उनको ऐड कर देंगे तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। उसके बाद ये तो थे 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास आएंगे। फिर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएंगे, ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के, हाफ लाइफ वगैरह पे आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आते हैं ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन आपके पास रेट कांस्टेंट का आपको यूनिट पूछ लिया जाता है, वो भी आपको बता दिया। फिर इसके बाद आपसे ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास सेक्शन में डिफरेंस, और आपसे फैक्टर्स पूछ सकते हैं कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेट को। तो कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, कैटलिस्ट से डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद मैं बात करूं अगर कोलिजन थ्योरी की, तो जो कोलिजन थ्योरी है मेरी
वो क्या कहती है कि मॉलिक्यूल्स को अगर कोलाइड करना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट बनाना है, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करने चाहिए तभी प्रोडक्ट आपका बनेगा। और वो जो कोलिजन्स होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए। अब कोलिजन्स आपकी इफेक्टिव भी हो सकती हैं और इनफेक्टिव यानी नॉन इफेक्टिव भी हो सकती हैं। तो कोलिजन्स जो कि इफेक्टिव हैं, सिर्फ वही इफेक्टिव कोलिजन्स बेसिकली वो होती हैं जो कि रिजल्ट करती हैं प्रोडक्ट बनने में, यानी इसमें जो है वो प्रोडक्ट बनता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जैसे टेढ़े टेढ़े हैं, जिस ओरिएंटेशन में मुझे चाहिए वो ओरिएंटेशन होएगी तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जितने हो रहे हैं पर सेकेंड वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद आपके पास आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये क्या कहता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं एंड यहाँ पे स्पीड कर रखी है, ठीक है। ये जो ग्राफ है या ब्लू वाला देख रहे हो, ये आपको दिखा रहा है कि टेम्परेचर केल्विन के अंदर कितना था, देन जब मैंने टेम्परेचर 10 से इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ। ये जो एरिया है इस ग्राफ के अंदर का, जैसे मान लो मुझे इस टाइम के अंदर देखना है तो इसका ग्राफ का एरिया बहुत कम है, इसका इससे डबल है, तो एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन्स कितनी है। एंड यही हमारा बोल्ट्जमैन का लॉ भी कहता है कि जब मैं टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ा देती हूँ तो मेरा इफेक्टिव कोलिजन्स डबल हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा रेट जो है वो डबल हो जाता है। यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 केल्विन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डबल हो जाते हैं, क्योंकि आपका एरिया ये वाला डबल हो रहा है, आपको दिख रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूलाज वैसे ज़्यादा यूजफुल नहीं है बट ठीक है। इंक्रीज इन रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2 की पावर n, और यहाँ पे n आपका बेसिकली कितना चेंज हुआ, टोटल डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। इसको मैं प्रूव भी करके दिखा सकती हूँ। मान लो मेरा 10 ही चेंज होता है तो 10/10 1 आ गया, यहाँ पे वैल्यू यानी मेरा डबल हो जाएगा। यही तो लोग कहते हैं कि जब 10 से चेंज होगा तो आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। उसके बाद देखो एक नोट है कि यहाँ पे लिखा है कि जो Z है यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 केल्विन। ये स्टेटमेंट अगर आ जाए तो फॉल्स है, हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन्स डबल होते हैं। यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती तो ज़रूर है टेम्परेचर बढ़ाने पर डबल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन्स ही डबल होते हैं। देन आपके पास आता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो कि होता है गामा, यानी आपका के यानी रेट कांस्टेंट क्या होगा जब आपका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाएगा और जब 10 डिग्री कम था तो क्या होगा, उसका रेशो होता है। इसकी वैल्यू भी 2 से 3 के बीच में आती है एक्सपेरिमेंटली, पर हम 2 लेके चलते, यही तो मैं कह रही है ना, 10 डिग्री बढ़ाने पर आपका रेट डबल होना चाहिए, तो आपका रेट कांस्टेंट ही डबल हो रहा है ना, कंसंट्रेशन तो सेम रह रही है, तो इसलिए आपका गामा की वैल्यू 2 आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एक्टिवेशन एनर्जी में क्या है, मिनिमम एनर्जी जो कि आपको रिक्वायर्ड है रिएक्शन को करवाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। इसको जब मैं इंक्रीज, यहाँ पे देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो सकता है आपकी ज़्यादा हो प्रोडक्ट की यानी कम हो तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि वो सिंपली ऐसे चला जाएगा रिएक्शन, उसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्शन अक्कर कर पाए। इसलिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से बढ़कर वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी उसे गेन करनी है एंड देन वो यहाँ पर पहुँच जाता है एंड देन फिर वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पे जाता है और फिर वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, दैट इज़ वाई इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों इक्वेशंस है जो कि हम इजीली इससे देख सकते हैं। थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, साफ साफ दिख रहा है ना। एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड माइनस, इसको माइनस करना है ना, तो EP प्लस ये वाली है ना। बट अगर मेरा प्लस तो मैंने तब किया जब एक्सोथर्मिक है, अगर मेरा एंडोथर्मिक होता तो यहाँ पे होता मेरा प्रोडक्ट, तो उसकी तो ये हो जाती पूरी, मुझे तो सिर्फ इतनी ही माइनस करनी है, तो फिर मैं EP माइनस डेल्टा एच करती हूँ एंडोथर्मिक के केस में। फिर आता है आपके पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है जिसकी वजह से आपका रेट चेंज हो जाता है।
तो एक तरीके से ना कैटलिस्ट क्या करता है, आपको एक ऑल्टरनेट पाथ देता है, ये पाथ अभी भी एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरीके का पाथ दे देगा। इससे क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट है उसको सिर्फ इतनी ही एनर्जी गेन करने की ज़रूरत है, यानी कि अब जो एनर्जी उसको चाहिए थी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो कम हो चुकी है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होगा वो एनर्जी को कम करेगा, रेट को इंक्रीज करेगा। नेगेटिव कैटलिस्ट ऑन द अदर हैंड एनर्जी को बढ़ा देगा और रेट को डिक्रीज करेगा। लास्ट आती है आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखो इसकी इक्वेशन होती है के, जो आपका रेट कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू ए आर्हेनियस कांस्टेंट ई माइनस ई ए बाय आर टी। इसको जब हम इस फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं, इसी की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा। आर जो है वो आपका 8.314 हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ लोग K2/K1 इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। K2/K1 बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हुआ है। इसके बाद ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए। तो यहाँ पर देखो ln k यहाँ पे 1/t की जगह है, ये ln a को रिप्रेजेंट कर रही है इंटरसेप्ट, और इसकी स्लोप माइनस ई ए बाय आर होती है। आपसे ना इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेते हैं, तो आपको बस स्लोप कैलकुलेट करनी होती है, उससे एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। आर की वैल्यू आपकी 8.314 हो जाती है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा बस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं एंड देन द चैप्टर इज ओवर। एलिमेंट्री वर्सेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप के अंदर हो रहा है, जहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी आपकी इक्वल है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, है ना, मैंने आपको पहले बताया ये। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, इसमें एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है जो कि आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है। अब ऑब्वियसली आप खुद सोचो कि रेट तो वही डिटरमाइन करेगा ना जो कि स्लोएस्ट होगा, जो फास्ट है उससे तो कितना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इसके अलावा प्रेशर एज अ फैक्टर, यानी प्रेशर को भी हम फैक्टर में कंसिडर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। प्रेशर भी इफेक्ट करता है अगर गैसियस रिएक्शन है। तो मैं देखती हूँ कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ, आप खुद सोचो कि ये मेरे पास एक वॉल्यूम है जिसमें मान लो इतने पार्टिकल्स हैं गैस के। अब मैंने प्रेशर इंक्रीज करा तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, बट पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे ना। तो अब आपको खुद ही लगेगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ गैस जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई है। जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट आता है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये इसका नेचुरल लॉग के फॉर्म में भी दे रखा है, ये लॉग के फॉर्म में है। देन है कोलिजन थ्योरी के बारे में दे रखा है। रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, और कोलिजन करने के बाद एनर्जी भी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जीज के इक्वल या उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए अगर मैं चाहती हूँ मेरा रिएक्शन हो, और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू टोटल कोलिजन्स, यानी जो अनइफेक्टिव यानी जो कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं एज कम्पेयर टू वो कोलिजन्स जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं। फिर कैटलिस्ट का इफेक्ट दे रखा है। जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और डेल्टा जी को चेंज नहीं करता है, डेल्टा जी को भी चेंज नहीं करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है, डेल्टा एच को भी चेंज नहीं करता है रिएक्शन की, बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी उससे अपने आप ही कम हो जाएगी। एक तरीके से वो एक ऑल्टरनेट पाथवे दे देता है जो कि ईजी होता है रिएक्टेंट के लिए वहाँ पे जाना, इस वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।